नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक बहुत चर्चित नारा रहा है, जो बच्चों की जुबान पर खासकर सनातनियों के जबान पे तो वो रहा करता था, आज भी है कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब तो मंदिर बन चुका है। लेकिन इसको अब आज के दौर में कुछ दूसरे तरीके से जो विरोधी हैं, कह सकते हैं मोदी विरोधी, जो कहीं उन्हें लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, तो वो अब कुछ दूसरा नारा लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा वो नारा। दरअसल मामला प्रधानमंत्री जी की जो शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ है, और लंबे वक्त से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये मसला, ये मुद्दा निरंतर छाया रहा है। और उसमें अभी ताजा जो कहीं डेवलपमेंट हुआ है, तो वो ये हुआ है कि इस मामले को लेकर लगी एक याचिका में ये निकल कर आया है कि जो डिग्री है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, उसे लेकर वो कोर्ट में तो बताने को तैयार हैं कि वो कैसे पाई, कहां से पाई, क्या कुछ है। उस जो एक पूरा का पूरा ब्यौरा है, वो कोर्ट को देना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच रखना नहीं चाहते। तो अब ये ऐसा कहा जा रहा है कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाले, लगाने वाले प्रधानमंत्री जी का कहीं ये एक रवैया दिख रहा है कि कसम राम की खाते हैं, डिग्री नहीं बताएंगे, जनता के बीच नहीं वो खुलकर आएगी कि कहाँ की है, क्या है। और ये साफ है कि प्रधानमंत्री जी के जो दिन है, इस वक्त जो स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल हैं, उनके अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी मुश्किलात, कठिनाइयों में वो फंसे हैं, जो कुछ हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि जो दल के भीतर से समस्याएं हैं, या उनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और ट्रम्प साहब तो जो उनके मित्र जिन्हें कहते हैं, वो वहां से, अमेरिका से जो खेल कर रहे हैं, वो अलग भारत को परेशान किए। और इस बीच में एक ब्लूमबर्ग की जो एक विस्फोटक रिपोर्ट और आई है, जो बहुत सारे सवाल नए खड़े कर रही है। तो जो हम रोज बात करते हैं, प्रोफेसर अभय दुबे सर से, पहले मैं जोड़ता हूं अभय दुबे सर को। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बल्कि जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत। जैसा मैं ये कह रहा था कि बड़ी कठिनाइयों में है, और आप तो बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं निरंतर। तो आज हम बात यहीं से शुरू करना चाहेंगे। आपका जो बहुत आप इस पे समीक्षाएं करते रहे हैं, आप लिखते भी रहे हैं कि डिग्री नहीं बताएंगे। अभी ये जो कोर्ट में एक मामला था, जो याचिका लगी हुई थी, उस याचिका में निकलकर यही आया है कि सरकार की ओर से जा रहा है कि डिग्री वहां बताई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी की ओर से जो प्रस्तुति हुई है कि हम कोर्ट में बता देंगे, जनता के बीच नहीं बता पाएंगे। सब पर एक शुरुआती आपका एक रिमार्क, और पूरे इस मसले पर चाहेंगे कि बहुत लंबा समय से विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन जनता के बीच अब शायद नहीं आ पाएगा। आपकी टिप्पणी। संजीव जी, डिग्री का मामला प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, सबके लिए बहुत नाजुक है। और इसके नाजुकपन का एहसास इससे लगाया जा सकता है कि पहली बार और आखिरी बार जब ये डिग्री जनता के सामने पेश की गई थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थी। इधर सरकार के मंत्रीगण बैठे हुए थे, पुरानी बात है, मुझे याद पड़ता शायद उसमें रविशंकर प्रसाद थे या अरुण जेटली थे, दो मंत्री कम से कम थे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर से यूं पत्रकारों को डिग्री दिखाई थी, और उसके बाद उसको नीचे रख लिया था। और ये डिग्री हासिल कहां से हुई उन्हें? इस डिग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय से निकालने के लिए, उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में योगेश त्यागी वाइस चांसलर हुआ करते थे, कुलपति हुआ करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से निकालने के लिए जबरदस्त सरकारी दबाव था, और योगेश त्यागी साहब की हालत खराब थी, उस सरकारी दबाव से कैसे बचा जाए। और आम आदमी पार्टी वाले एक तरह से बहुत आक्रामक तरीके से उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में घेराव कर रहे थे। तो दुतरफा दबाव था। सरकार की तरफ से दबाव ये था कि योगेश त्यागी किसी भी तरीके से ये डिग्री, जिसके बारे में प्रधानमंत्री का दावा था कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री है, और आम आदमी पार्टी के वालों कहना था कि भाई डिग्री की हमें कॉपी दी जाए, हमने डिग्री इसके लिए अर्जी दी है। तो उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त विवाद था, और टीवी पे जब उसकी बहस चल रही थी, तो उस बहस में मैं भी भागीदार था, और सब कुछ मेरे सामने ही सारी की सारी चीजें एक तरह से घटित हो रही थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस घटित हो रही थी, इसलिए मैं उसका एक तरह से चश्मदीद गवाह भी हूँ। मीडिया के लिए भी ये मसला बहुत ही नाजुक किस्म का है। अभी शायद पिछले साल की बात है, एक टीवी चैनल से मुझे निमंत्रण आया, वो एक 2-3 पत्रकारों को बैठा के उनके साथ में चर्चा करवाते थे, और मैं वहां पर गया। उसमें संजय सिंह भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। तो हम लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर सवाल उठाया। तो वो प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हो रहा था, उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद में हम लोगों ने जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को उसमें से पूरी तरीके से संपादित करके निकाल दिया गया।
बाद में मैंने उनको फोन करके कहा कि भाई आपने हम लोगों को बुलाया और हमारी बात को आपने उसमें से काट निकाल के बाहर कर दिया, ये तो उचित बात नहीं है। आप हमारी बात का खंडन कर देते अपने आपका एंकर अपने वक्तव्य में, लेकिन आपने हमारी बात को निकाल के बाहर क्यों कर दिया? बहरहाल इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बहुत शुरू से मानना है कि प्रधानमंत्री की डिग्री उसी समय तक प्रधानमंत्री को नुकसान नहीं, उस समय तक ही प्रधानमंत्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वो प्रधानमंत्री है। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं रह जाएगी जिसके तहत उनके ऊपर मुकदमे नहीं चल सकते या एफआईआर उनके खिलाफ नहीं दर्ज हो सकती। देखिए उसके बाद क्या होगा कि फिर प्रधानमंत्री की डिग्री के सवाल को लेके उनके खिलाफ फिर पुलिस में लोग रिपोर्टें लिखाने जाने लगेंगे। अगर देश में भाजपा की सत्ता नहीं हुई तो बहुत सारे थाने प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में पुलिस में रिपोर्ट लिख लेंगे, क्योंकि विपक्ष के बहुत बड़े हिस्से का आरोप है कि प्रधानमंत्री की डिग्री वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है, वो कुछ और है। और उसमें सबसे ज्यादा मुझे जिस बात को लेकर थोड़ा सा दिक्कत पैदा होती है वो दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री की डिग्री जिस विषय में उनको डिग्री प्राप्त हुई उस विषय का नाम बताया गया है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब संजीव जी, हम लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो हैं, मैं भी एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, दिन रात राजनीतिक टीका टिप्पणियां करता रहता हूं और पॉलिटिकल साइंस मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि भारत में कौन सा विश्वविद्यालय था और वो कौन सा समय था जबकि पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था। तो ये एक अजीब सी बात है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस से आगे कोई बड़ा विषय है। एंटायर एंटायर का मतलब हुआ समग्र राजनीतिक शास्त्र। भाई हम लोग जानते हैं कि हम लोग 6वें 7वें में पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे, तो हम लोगों को जो एक विषय पढ़ाया जाता था नागरिक शास्त्र, इसको सिविक्स कहते थे जी। वही सिविक्स बीए एमए में आके पॉलिटिकल साइंस बन जाता है, राजनीति शास्त्र बन जाता है। अब ये तीसरी चीज कहां से पैदा हुई, इसको एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और देखिए ये मसला 10 साल से ऊपर हो 10 साल करीब हो चुके हैं इस मसले के, और अभी तक इसके अंदर स्पष्टता नहीं हो पाई है। भाई जैसे कि कोई मेरे ऊपर मुझसे पूछे कि भाई आपकी डिग्रियां दिखाइए, मैं तो 1 मिनट में सारी डिग्रियां दिखा दूंगा, ये लीजिए हमारी डिग्रियां। ये डिग्री नहीं होती तो हमें विश्वविद्यालयों में नौकरी नहीं मिलती, सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में मुझे नौकरी नहीं प्राप्त होती। अभी तक मैं अगर मैंने गलत डिग्रियां दिखाई होती, गलत डिग्रियां दी होती, तो अभी तक मैं जेल में होता। यहां तक कि ग्रेजुएट होना, स्नातक होना तो किसी दैनिक पत्र में नौकरी पाने के लिए भी जरूरी है, वहां भी डिग्री सबमिट करनी पड़ती है। ये अच्छा, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को ग्रेजुएट या जो कुछ भी वो दावा करते हैं वैसा उन्हें दावा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। यही सवाल है। नेतृत्व करने के लिए और प्रतिभा और क्षमता के मुताबिक, क्षमता के साथ नेतृत्व करने के लिए, सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए आपको स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की डिग्री होने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि के कामराज जो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशासकों में से एक थे, वो इस तरह से डिग्री संपन्न नहीं थे, उसके लिए डिग्री होने की। ज्ञानी जैल सिंह जी भी ऐसे जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, और कई ऐसे नेता हैं वो पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनके लिए उस तरह से बैरिस्टर होना, वकील होना, डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, डिग्रीधारी होना, इन सब की एमबीए होना, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है उनके लिए। एमबीए होना इस सब की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। आपको राजनीतिक अनुभव होना चाहिए और आपको एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए, और वो एक जो मनुष्य में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है उतना काफी है उसके अंदर। सामान्य तौर पर लिखा पढ़ा होना ही पर्याप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि भाई वो बहुत लिखे पढ़े हैं और उनके पास विश्वविद्यालय डिग्रियां भी हैं। अब विश्वविद्यालय डिग्रियां भी है तो सवाल उठाया गया कि भाई डिग्री दिखाई जाए। डिग्री दिखाने के मामले में पता नहीं कौन सी हिचक है। उस वक्त भी दूर से हम लोगों को डिग्री दिखा दी गई थी टीवी के ऊपर, ये रही डिग्री देखिए बस। क्योंकि पत्रकार और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार से दबे हुए रहते हैं, तो किसी पत्रकार ने खड़े होकर जरूरत नहीं की कि भाई जरा हमें नजदीक से देख लेने दो। नजदीक एक कॉपी दे दीजिए, कॉपी दे दो, नजदीक से दिखाई नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। और उसके बाद अब जब अदालत में वो मसला गया हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट में मसला है ये, तो कहा यह जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में कि हम दिल्ली हाई कोर्ट को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सार्वजनिक जीवन में उसको रखने के लिए तैयार नहीं।
भाई मैं आपसे कहूं संजीव जी, आप अपनी सारी डिग्रियां सार्वजनिक जीवन रखने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, मैं तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, इस देश के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास डिग्रियां हैं, वो फटाफट तैयार हो जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को दुल्हन, घूंघटधारी दुल्हन क्यों बनाए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल। वो उसको कहाँ छिपाए हुए है डिग्री को? एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी निकलकर सामने आनी चाहिए। और हम लोगों को पता भी हो, प्रधानमंत्री को एक दिन मन की बात में ये बताना भी चाहिए कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने क्या पढ़ा, और उन्होंने जो पढ़ा था उसका उन्हें पहले मुख्यमंत्री बनने में और प्रधानमंत्री बनने में उनको क्या लाभ हुआ, ये सब बातें बताई जानी चाहिए ना। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं ये मानता हूं, देखिए इम्यूनिटी, जब आप बहुत बड़े सरकारी पद पे होते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो आपको इम्यूनिटी मिली होती है। नहीं आपके ऊपर, आपके खिलाफ मुकदमे, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती, आपके खिलाफ मुकदमे नहीं चल सकते, आपके खिलाफ सरकार जांच नहीं करेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी से जुड़ा हुआ इम्यूनिटी, अब यहाँ पे आता हूं इम्यूनिटी के मसले पर। आज के अखबारों में एक खबर है, लोगों की निगाह से चूक गई खबर। वो खबर है भारत के रक्षा जो सलाहकार हैं अजीत डोभाल के बारे में, एनएसए के बारे में खबर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में खबर है। हम लोग जानते हैं कि पन्नू वाले मामले में अमेरिका में उनके खिलाफ एक सम्मन निकला हुआ है, एक वारंट, एक मुकदमे में उनको नामजद किया गया है। वो मुकदमा ये है कि भारत सरकार के ऊपर, भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर पन्नू ने, जो कि खालिस्तान समर्थक, आतंकवादियों का समर्थक बंदा है, और जो अमेरिका और कनाडा में सक्रिय रहता है, मैं कहता हूं कि बहुत ही, ये ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी तत्व हैं, मतलब जो है। लेकिन अब समस्या ये है कि वो ऐसे दुनिया के ऐसे इलाके में रहते हैं जहां भारत सरकार उनका कुछ कर नहीं सकती। वहां उन्होंने अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे में उन्होंने भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार एनएसए के ऊपर, एनएसए को उसमें फरीक बनाया, उसमें नामजद किया उसने। और साथ में ये भी लिखा है, उस याचिका में ये भी लिखा गया है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी का नाम इसमें नहीं डाला जा रहा है, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन उनके ऊपर भी हम मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। इसीलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। ये इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी, तो जब सितंबर के दौरान जब एनएसए, अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए थे, तब हम लोगों ने समीक्षा ये की थी कि ये उसी मुकदमे की वजह से अमेरिका नहीं गए। तो अमेरिका जाएंगे तो वहां पर उनको सम्मन दे दिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस बार जब ये प्रधानमंत्री के साथ में अमेरिका गए, जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए, तो उसके तुरंत बाद में पन्नू के वकील ने दावा किया कि उनको सम्मन सर्व कर दिया गया है, अजीत डोभाल को सम्मन सर्व कर दिया गया है। अब भारत सरकार को उसका खंडन करना पड़ रहा है कि अजीत डोभाल को सम्मन सर्व नहीं किया गया है, क्योंकि उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। तर्क ये दिया जा रहा है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। तो ये इम्यूनिटी जो है, इस इम्यूनिटी से हमारे सुरक्षा सलाहकार बचे हुए हैं पन्नू के संबंध से, और इस इम्यूनिटी से हमारे प्रधानमंत्री बचे हुए हैं डिग्री के मुकदमे से। लेकिन तो ये कब तक खैर मनाएगी वाली स्थिति जैसी आप हटिएगा, तब तो आपके ऊपर कार्रवाई होना तय है, जैसा आप बता रहे हैं, सुनिश्चित होगा। भाई देखिए, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी में एक मंत्री थे, और वो काफी अच्छे मंत्री माने जाते थे। उनकी डिग्री फर्जी पकड़ी गई थी, तो उनको पुलिस ने मंत्री होते हुए भी घर से जाके गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जेल भेजा गया। फर्जी डिग्री काफी महत्वपूर्ण, काफी मतलब संगीन मामला है। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री डिग्री फर्जी में, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि वो, उन्होंने जिस तरीके से उस डिग्री के साथ में दुराव छिपाव किया है, उससे वो पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। उनको स्पष्ट रूप से निकल के आना चाहिए, वो कहना चाहिए कि भाई ये रही हमारी डिग्री, ये सबके लिए उपलब्ध है, सब लोग उसको देख लीजिए, और आइए उसके ऊपर हम मन की बात के कार्यक्रम भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज आज हुई है कि बहुत मोदी जी बात करते हैं कि हम अब दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने वाले हैं, हम यहां पहुंच रहे हैं, ऐसी स्थिति। और जो ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट आई है आज, मतलब बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है, वो आंख खोल देने वाली रिपोर्ट है कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों में हालात हमारे हैं क्या, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में अखबारों में अब छपा है। मैं 4 PM के मंच पर और जहां जहां मुझे लिखने बोलने का मौका मिलता है, मैं इस बात को लंबे अरसे से उठा रहा हूं
कि भारत में आम लोगों की आमदनी बहुत ही कम है और धीरे धीरे कम होती जा रही है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था 10-11% लोगों का खेल है। सर। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था 10-11% लोगों का खेल है। इसी को मैं मुहावरे में कहता हूं। मेरा वीडियो 4PM पे काफी लोकप्रिय भी हुआ था। इसी सर। बात को मैं मुहावरे में यूं कहता हूं कि अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में से 94 लोग असंगठित क्षेत्र में, अगर 100 रोजगारशुदा लोग हैं तो उसमें से 94 लोगों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है और केवल 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है। पूरी अर्थव्यवस्था, बजट, निवेश, सब कुछ जो होता है, सारी नीतियां बनाई जाती हैं इन्हीं 6 लोगों के सेक्टर के लिए बनाई जाती हैं। अभी जिस संस्था ने ये खबर दी है, इससे ठीक पहले, कुछ ही दिन पहले की बात है, डीडी कौशाम्बी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में लोगों की आमदनी का एक पिरामिड तैयार किया था। और वो पिरामिड, अगर आप चाहेंगे तो अगली बार मैं पिरामिड ले आऊंगा और उसको हम लोग 4PM के मंच पे दिखा भी सकते हैं उस पिरामिड को। उस पिरामिड से स्पष्ट है कि केवल ऊपर के 1% लोग ऐसे हैं जो कि भारत में सुपर रिच हैं, 1% लोग, और बाकी 9% लोग ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो 1 लाख रुपए महीने तक कमाते हैं। बस उसके नीचे आमदनियां जो है, किसी की आमदनी 50,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 10,000 है, और वो आमदनियां लगातार गिरती चली जाती हैं। ये स्थिति है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल भारत में लोगों की आमदनी कितनी बुरी हालत में है। लोग वास्तव में अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें खरीदने के बारे में भी उनको कई बार सोचना पड़ता है कि क्या चीज खरीदें, क्या चीज नहीं खरीदें। जरा सी महंगाई बढ़ जाती है, उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब उनके परिवार में चूल्हा कैसे जलेगा। भारत मुख्य तौर पर एक निम्न आय वर्ग का देश है। निम्न आय वर्ग का देश है भारत। और एक देश जो निम्न आय वर्ग का हो, जो कि मझोली आमदनी की तरफ भी जाने की स्थिति इसकी ना हो, वहां के नेता अगर ये दावा करते हैं मंच पे खड़े होकर कि हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी बनने वाले हैं और आगे आने वाले समय में हम पहली दुनिया के विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, और विकसित भारत का नारा दे रखा हो, ये सिर्फ बेकार की बातें हैं, झूठी बातें हैं, शेखी भगाना है, झूठा नैरेटिव चलाना है, जो कि जमकर भारत में पिछले कम से कम 5 वर्ष से प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। मैं तो ये भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनाव में जो बहुमत खोया, वो आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया कि हम संविधान बदल देना चाहते हैं। उसके पीछे लोगों की जो आर्थिक दिक्कतें हैं, उनकी प्रमुख भूमिका थी। देखिए, आर्थिक दिक्कतों की भूमिका दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जमा होती रहती है। एंटी इनकम्बेंसी पाइल अप होती रहती है, जमा होती रहती है, और जमा होने के बाद में फिर वो असर अपना काफी बुरी तरीके से अपना असर डालती है। और वो लोकसभा चुनाव की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके किरदार में भारत सरकार की आर्थिक विफलता बहुत बड़ा कारण है। देखिए, महंगाई कम नहीं होती इस सरकार से, रोजगार बढ़ाने में ये सरकार नाकाम है, लोगों की आमदनी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, लोगों के रोजगार बढ़ने की बजाय रोजगार छिनने की नौबत है। और ये जो पूरी स्थिति है ना, इस पूरी स्थिति का इस सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। और अर्थव्यवस्था एक ऐसा मामला है जिसमें लफाजी से काम नहीं चलता। आप अखबार में खबर छपवाने को रोक सकते हैं, आप टीवी पे खबर नहीं प्रसारित होने देंगे, आपने मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, आप टीवी पे खबर नहीं प्रसारित होने देंगे, लेकिन इससे लोगों की जेबों में पैसे तो नहीं आ जाएंगे। काम पैसे से चलता है। अर्थव्यवस्था का काम अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे तब चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी उन्होंने 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट जारी हुआ, उसमें जो लोग 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, यानी 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स से छूट दे दी आपने। इसकी बड़ी बल्ले बल्ले हुई। ये कौन है? ये उसी 10% के अंग हैं, जो 10% का ऊपरी हिस्सा है, उन्हीं के अंग हैं। तो सारा खेल जो उस रिपोर्ट में लिखा है ना, कि सारा बजट, सारी अर्थव्यवस्था, संगठित क्षेत्र, कारपोरेट पूंजी, निवेश, स्टॉक मार्केट, इस सारा का सारा खेल जो है ना, इन्हीं 10-11% लोगों के लिए ही है। बाकी लोग सारे लाभार्थी हैं। सबको धीरे धीरे लाभार्थियों की श्रेणी में धकेला जा रहा है। किसी को मुफ्त अनाज मिल रहा है,
किसी को बस में फ्री मुफ्त छूट मिल रही है, किसी के अकाउंट में 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं, किसी के अकाउंट में 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, किसी को मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, किसी को मकान बनाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। देश के 1,40,40 लोगों के अंदर ऊपर के 10-11% लोगों को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा भारत लाभार्थी की श्रेणी में जा रहा है। 80% से ज्यादा लोग जा चुके हैं, बाकी लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सरकार के पास इस प्रक्रिया को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। अब सर इसमें एक जो ये जितनी बातें हो रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं, हम तमाम दावे, तमाम बातें, लेकिन हम नीचे नीचे और नीचे की ओर चले जा रहे हैं और ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो हमने देख ली क्या आएंगे। अब तो शायद मुझे लग रहा है जो हालात हैं चारों ओर, शेयर मार्केट जिस तरीके से धराशायी है, जो आर्थिक अब ये ले गए हैं रिजर्व बैंक के वो गवर्नर को अपना खुद का जो एक स्टाफर बनाकर, सेक्रेटरी बनाकर, पीएस बनाकर, वो क्या कुछ उबारने जैसी अब हालात दिखते नहीं है। अब और बुरे दिन आने जैसी, अब मान लें कि और बुरे दिन आने वाले हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के लोगों के। देखिए, मैं चाहता तो नहीं हूं कि बुरे दिन आए। मैं हमेशा कहता हूं अर्थव्यवस्था में बोलते समय, मेरा मन है कि मोदी जी अर्थव्यवस्था के मामले में कामयाब हो। मैं नहीं उनका बुरा चाहता, मैं उनकी पार्टी का, सरकार का बुरा नहीं चाहता। कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता हो, भारत की अर्थव्यवस्था गुलो गुलजार होना चाहिए ताकि गरीब का पेट भरे, और जब गरीब का पेट भरेगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो हमारी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। मेरा निजी फायदा है भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होने में, ये संजीव श्रीवास्तव का निजी फायदा है ठीक होने में। हम सब लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा उपभोग करेंगे, हमारे पास पैसे की बचत होगी, हम अच्छे घर में रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये क्यों मनाएं कि नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था के मामले में नाकाम हो जाए? नहीं, मैं ये मानता हूं कि भारत में कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकारी सरकार हो, उसको अर्थव्यवस्था के मामले में कामयाब होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हकीकत कुछ और है जी। हकीकत यह है कि अर्थव्यवस्था के मामले में पिछली सरकारें भी कमोबेश नाकाम थी। मैं कोई पिछली सरकारों की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये पिछली सरकारों द्वारा संचित नाकामी है जो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई। नरेंद्र मोदी उसको कामयाबी में बदलने की बजाय सुपर नाकामी में उन्होंने उसे बदल दिया, सुपर नाकामी की कैटेगरी में पहुंचा दिया। तो ये स्थिति है। अब सर एक चीज और भी है, ये एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी की रेखा से निकाल लिया गया, और दूसरी ओर आप जिस तरीके के हालात हैं, ये कंट्रास्ट नहीं है? दोनों चीजें बहुत जबरदस्त। ये 25 करोड़ लोगों को निकाल लिया गया, मैं इसके ऊपर भी टीवी पे चर्चा कर चुका हूं, लिख भी चुका हूं। ये भी एक तरह का फर्जी दावा है। NITI कमीशन की जिस रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है, वो कोई रिपोर्ट नहीं थी उसकी आधिकारिक। ये कमीशन के किसी सदस्य ने एक लेख लिखा था। उस लेख के अंदर ये दावा किया गया था, उसके आधार पर प्रधानमंत्री ने अपना चुनाव चल रहे थे उस वक्त, तो चुनाव से पहले इस बात को दिखाने के लिए कि हमने भारत को कितनी ऊंचाई पहुंचा दिया, इस बात को कह दिया। उसके बाद टीवी वगैरह बहस हुई, बहस में साबित हो गया कि NITI कमीशन की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद सब लोग चुप हो गए, अब कोई नहीं कहता इस बात को। जुमलेबाजी, शिगुफेबाजी जो करने की आदत है, और कहां कैसे किसको कैच कराना, सारा लफाजी, जुमलेबाजी, शिगुफेबाजी, इसी आदत। देखिए, बाकी सब मामलों में ये सब चल जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में ये बात नहीं चलती। ठीक है, आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेंगे, आपकी बात का कोई खंडन नहीं करेगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपसे पलट के कोई सवाल नहीं पूछेगा, जितने भी आपके इंटरव्यू होंगे सब प्रबंधित इंटरव्यू होंगे, ये सब होता रहेगा। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक हकीकत तो नहीं बदलेगी। इससे आम आदमी की जेब में पैसा तो नहीं आएगा, इससे उसकी गरीबी तो दूर नहीं होगी। भाई, जो गरीब आदमी है, जो निम्न आय वर्ग का है, वो कोशिश करके मध्य वर्ग में जाना चाहता है। मध्य वर्ग वाला बंदा कोशिश करके थोड़ा और खुशहाल होना चाहता है। जो बंदा थोड़ा खुशहाल है, वो और कमा के उच्च मध्य वर्ग में जाना चाहता है। जो उच्च मध्य वर्ग में बंदा है, वो मेहनत करके सोच विचार करके कुछ और नए हथकंडे अपना के, नई युक्तियां अपना के, और परिवार सब मिला के और ज्यादा ऊंचे बेहतर आमदनी के ग्रुप में जाना चाहता है। ये है पूरी की पूरी होड़ जिसमें हम पूरा समाज और हम सब लोग लगे हुए हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही रह जाता है, बाकी सारे के सारे लोग अपने अपने आय वर्ग के अंदर कैद रहने के लिए अवसर।
अब इधर एक चीज और भी कि एक तरफ तो हालात बड़े विकट से हैं हर तरफ, और हम प्रधानमंत्री जी की यात्राओं को लेकर कुछ आज एक वो सूचनाएं आई हैं, सामने आई हैं कि वो कुछ 2024 की कुछ यात्राएं, दो एक यात्राएं 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, एक 2-2 दिन की यात्राओं पर, हम इतना, जब हमारे हिंदुस्तान देश में इस तरीके की स्थितियां हैं तो यहाँ कुछ लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्या इस पे आपकी राय होगी? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि भारत जैसे देश में प्रत्येक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, हर मंत्री, हर सांसद के ऊपर एक किफायतशारी का मॉडल लागू किया जाना चाहिए, ऑस्टेरिटी का मॉडल लागू किया जाना चाहिए सबके ऊपर। सबकी एक लिमिट तय होनी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा आप सरकारी पैसा नहीं खर्च करेंगे। ये नहीं है कि आप बड़े पद के ऊपर हैं तो आपका फिर जो बजट है वो अनाप शनाप है और आपकी कोई पूछ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आप तो सरकारी जनता का काम कर रहे हैं। तो जनता का काम करने के लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? विदेश जाने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने का तो कोई मतलब नहीं होता है। भाई अगर मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, अगर मान लीजिए किसी मंत्री की या प्रधानमंत्री की यात्रा के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, प्रधानमंत्री यात्रा के ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कुछ यात्राओं में 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ये निहायत आपत्ति है ना, कि बहुत भद्दा लगता है। और प्रधानमंत्री उस बात का पता है, जब प्रधानमंत्री बराक ओबामा के सामने वो लखी कोट पहने बैठे हुए थे अपना, जिसके ऊपर उनका नाम बुना हुआ था लाइनों में, और उस वक्त राहुल गांधी ने उनके ऊपर एक हमला किया था, सूट बूट की सरकार कह के, प्रधानमंत्री हिल गए थे। जी हाँ, जी हाँ। और दिन तक उनकी समझ में नहीं आया था कि सूट बूट की सरकार के इस आरोप से कैसे निकले। जी। काफी दिमाग लगा के फिर उन्होंने पूरे अपने व्यक्तित्व को और पूरी अपनी राजनीति को री इन्वेंट किया, उसका पुनराविष्कार किया और गरीबों के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश शुरू की। देखिए, इन सब बातों का अगर प्रचार हो जाए और आपके खिलाफ वैसी हवा चल रही हो तो बहुत बुरा राजनीतिक असर पड़ता है। बिल्कुल। अब इधर मैं लौट के फिर वहीं आता हूँ जो जहाँ डिग्री से मैंने शुरुआत की थी। अब ये जो हालात पैदा हो गए, इसमें क्या कुछ होना चाहिए वास्तव में कि ये सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं? और हमारे चूंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है, हम लोग को तकलीफ ये होती है कि पद बड़ी गरिमापूर्ण पद है। तो इस पे समअप करना चाहूंगा अंतिम सवाल करके, यहाँ नहीं, किस बिल्कुल, मैं तो कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री डिग्री फर्जी है, मेरा सब कहने का मतलब नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं इस बात को नहीं कह सकता। अदालत में मामला विचाराधीन है, अदालत उसके ऊपर तय करेगी। और मुझे ये भी लगता है कि अगर अदालत ने जो फैसला दिया उस पर जो संतुष्ट लोग होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इस सवाल को लेकर। जी हाँ। भाई अगर प्रधानमंत्री को लोग बेकार में तंग करना चाहते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री को जी। लोग तंग करना चाहते हैं बेकार में, जो तंग करना चाहता है बंदा वो हाई कोर्ट से संतुष्ट तो ना हो जाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक तंग करेगा, तो मामला और भी खिंचता रहेगा। जितना मामला खिंचेगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर खबर बनेगी, उसकी वो विवाद होगा, सोशल मीडिया में वैसे ही फ्री फॉर ऑल है, तो उसके अंदर और भी ज्यादा विवाद होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रधानमंत्री की डिग्री अखबार में छपवा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री की डिग्री ये रही हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री, तो लोग उसको, जो कुछ भी लोगों को समझना होगा वो समझ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी अपने आप में। जब तक उसको वो घूंघट वाली दुल्हन बनाए रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो खुद ही प्रधानमंत्री जी को पर्दा हटाना चाहिए। अभय सर, आपने हमारे दर्शकों को ये जो बहुत ताजा मसले और मुद्दे थे, इस पे आपने अपनी बेबाक जो राय प्रकट किया करते हैं और एक शानदार विश्लेषण आपका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थे अभय दुबे सर, जो अभी डिग्री का जो मामला है बहुत गंभीर मसला मामला है और उसमें निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी यदि कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। उनका जो पूरा तंत्र है वो कर सकता है, क्योंकि इससे मिलना चाहिए। जितना ये खिंचेगा उतनी इस पर कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते, जैसा सर ने कहा कि हमारे पास प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन जब आप कोर्ट को देने को तैयार हैं तो देश के सामने रख दीजिए कि छीछा इधर मामला जो है खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो ये माले मुफ्त दिले बेरहम जैसी स्थिति है कि आप ये करोड़ों करोड़ रुपए, ये जनता की गाड़ी कमाई, इसे लेकर भी संहिता तो आवश्यक है। अभय सर ने जो राय प्रकट की, हम उससे इत्तेफाक रखते हुए 4PM चाहेगा कि ना केवल प्रधानमंत्री बाकी पूरे जो चाहे विधानसभाएं हों या लोकसभा में जो जनप्रतिनिधिगण है और भी जगहों जगह स्थानीय सरकारें हैं, कि आप कम से कम जनता की गाड़ी कमाई लुटाना बंद कर दीजिए। इस चर्चा में इतना ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री से जुड़ा मामला है, जिसे वो उस आवरण में ही रखना चाहते हैं, वो जो जैसे अभय सर ने टर्म यूज किया कि दुल्हन की तरह उसमें घूंघट में रखना, क्या उचित है? टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए
4 पीएम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।